बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ स्टूडेंट चैप्टर 1 केमिस्ट्री क्लास 11 के न्यूमेरिकल्स को। तो आज जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल जो आपको शो हो रहा होगा स्टूडेंट्स में क्या लिखा हुआ है, इफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी इज 44.8 dm3, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इन द वेसल्स आर। सबसे पहली बात उसने क्या बताया भाई, एसटीपी। एसटीपी का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब भी एसटीपी का वर्ड आ जाए तो आपको कुछ बातें याद आनी चाहिए। क्या सर? पहली बात, एसटीपी का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, एंड स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, 1 atm। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। 0 डिग्री सेल्सियस को हम क्या कहते हैं, 273 केल्विन भी कहते हैं। ये आपको बातें पता होनी चाहिए। चले भाई, अब आते हैं एमसीक्यू के ऊपर। कौन सा आंसर करेक्ट होगा, आए जरा कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले उसने क्या बताया, O2 ने कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है, 44.8 dm3। इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है ना भाई, बिल्कुल इतना किया। हमें क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। तो भाई बहुत सिंपल है स्टूडेंट, क्या करना होगा आप लोगों को, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। देखिए भाई, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। सही है भाई। हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो एन ए डिवाइड और वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो एन मल्टीप्लाई बाय एन ए। यहां तक की बात क्लियर है। चले भाई, अब उससे क्योंकि आपको पता है एक मोल किसी भी गैस का एसटीपी पर कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, एक मोल। तो आप बोलेंगे सर एक मोल करता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। इसी को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। क्या कहते हैं बेटा, मोलर वॉल्यूम। तो एक मोल इतना करता है तो 2 मोल कितना करेगा, तो आप बोलेंगे सर 2 मोल कितना करेगा, इसका डबल, एंड दैट इज 44.8 dm3। इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे को ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ था, 44.8 डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये कितने मोल है, आप बोलेंगे सर ये तो 2 मोल है। तो 2 मोल है तो हम क्या करेंगे, एन की जगह पे क्या रख देंगे, 2। और एवोगैड्रोस नंबर कितना होता है, 6.022 एक्सपोनेंट 23। तो यहां से 6 चूजा कितना हो गया, 12, और 12.044। तो यहां पे आ जाते हैं जरा, हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो हमारा वाला ऑप्शन आपको करेक्ट जो नजर आ रहा है, दैट इज हमारे पास सी वाला ऑप्शन जो है स्टूडेंट करेक्ट है। तो यहां पे हम सी वाले पे लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड एमसीक्यू क्या बोल रहा है भाई, तो सेकंड एमसीक्यू में क्या कहता है वो, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 1 मोल ऑफ शुगर आर अप्रोक्सीमेटली। हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम बताने हैं स्टूडेंट। क्या बताना है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम। और दे क्या रहा है, शुगर C6H C12H22O11। तो भाई स्टूडेंट करना क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बताने। तो जल्दी से बता देते हैं स्टूडेंट। यहां देखिए अगर आप गौर से, तो एक मोल शुगर के अंदर कितने कार्बन एटम है भाई, 12 कार्बन एटम है भाई। कितने कार्बन एटम है भाई, 12 कार्बन एटम। यहां तक की बात क्लियर है स्टूडेंट। आपको पता ना, मैंने बताया नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर एन को एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन को एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे उसने हमें बताया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवोगैड्रो। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए जरा स्टूडेंट, हमारे पास कार्बन का, हाँ भाई इधर आते हैं। तो 1 मोल शुगर है, तो उसने हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर दे दिया, और वो कितने 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और बाकी एवोगैड्रो नंबर आपको पता है 6.022 एक्सपोनेंट 23 होता है। क्योंकि हमें इस शुगर के अंदर कार्बन एटम को निकालना है, तो कार्बन एटम कितने शुगर के अंदर, 12। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 6 कितना हो जाएगा, 72। इसका मतलब हमारा ऑप्शन वो करेक्ट होगा जिसमें 72 होगा, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पर आ जाते हैं हम ऑप्शन नंबर डी के ऊपर। आई होप इट इज क्लियर, कोई मसला नहीं है उसे। चले आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला, इन द रिएक्शन 2Na प्लस का 2H2O रिएक्ट करके क्या बनाता है, 2NaOH और H2। अगर 23 ग्राम Na रिएक्ट करता है विद एक्सेस ऑफ वाटर, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना आ रहा है, एसटीपी पे मालूम करके बताओ। तो भाई बहुत सिंपल है, अभी कर देते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहले आप लोग तो इक्वेशन उतार लें। इक्वेशन क्या है भाई, इक्वेशन कह रहा था 2Na प्लस का 2H2O
रिएक्ट करके क्या बना रहा है, 2NaOH प्लस का H2। यहां तक की बात क्लियर। उसने कहा कि हम आपको दे रहे 23 ग्राम 23 ग्राम सोडियम दे रहे हैं, और पता लगाओ वो कितना हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम हमें देगा। इसको हम कह देते हैं एक्स। Na सोडियम, सोडियम के मोलर मास निकालेंगे कितना होगा, 23। 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 46 ग्राम पर मोल। सही है भाई। इधर आते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है भाई, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 ग्राम पर मास। यहां पर मोलर वॉल्यूम आएगा, तो एक मोल H2 का मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। क्योंकि ये मास गिवन है, वॉल्यूम मांग रहा है, तो ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है स्टूडेंट। तो भाई करना क्या है, रेशियो मेथड को अप्लाई कर देंगे बस। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 22.4 इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाय 46। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 22.4, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, सो ये आ रहा है हमारे पास 11.2। तो यहां से हमारे पास हम डायरेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन में 11.2 का नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर। इसका मतलब इस वाले एमसीक्यू का ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया स्टूडेंट, करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो आगे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल ऑफ सब्सटेंस कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम एज दैट ऑफ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो सिंपल सा काम बोल रहा है, वो बोल रहा है कि इसमें तो पता लगा लो भाई कि इनमें से कौन से में सब्सटेंस के अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। क्या होंगे बेटा, इंपॉर्टेंट बात क्या है, सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, करना क्या है, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे भाई, इस 20 ग्राम कैल्शियम की क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स। कैसे निकालोगे भाई, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं हमारे पास, Na/Na। यहां तक की बात क्लियर है। नंबर ऑफ एटम के लिए फॉर्मूला अरेंज करेंगे तो क्या होगा, N मल्टीप्लाई बाय Na। यहां तक की बात भी क्लियर है। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास के। यहां तक की बात भी क्लियर है। अब वैल्यूज को पुट कर दें, बिल्कुल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, मास कितना था 20, मोलर मास कितना होता है कैल्शियम का 40। तो यहां से एवोगैड्रो नंबर कितने हो गए, 6.022 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। तो आ जाए जरा, बस हमारे को चेक क्या करना होगा, अगर बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप चाहते हैं कि जिसके पास नंबर ऑफ एटम्स इस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम जितने हो, 20 ग्राम कैल्शियम जितने हो, तो आपको सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल। अगर नंबर ऑफ मोल सेम आ गए तो एवोगैड्रो नंबर तो वैसे ही कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब सिंपल आपको करना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है। अच्छा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, 21 द 20, 22 द 40। इसका मतलब इसके मोल्स कितने 0.5। अब आपको बस ये चेक करना है इन चारों ऑप्शन में से किसका मोल नंबर ऑफ मोल 0.5। जिसका नंबर ऑफ मोल 0.5 होगा वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट। तो आगे जरा देखते हैं कि किसका ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो पहला ऑप्शन उसने दिया था 60 ग्राम सल्फर। तो भाई देख 60 ग्राम सल्फर है ना, तो मास ऊपर आता है, सल्फर का मोलर मास कितना होता है 32। तो 16 1 द 16, 16 2 द 32, 1/2 मतलब 0.5। यही हमारा ऑप्शन करेक्ट है। बाकी भी आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। 20 ग्राम ऑफ कार्बन, 20 ऊपर आएगा, कार्बन का कितना होता है 12। तो 20 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0.5 नहीं आएगा। 19 ग्राम पोटेशियम, तो 19 मास ऊपर आएगा, और पोटेशियम का मोलर मास कितना होता है 39। तो ये भी आप करेंगे तो आंसर 0.5 के करीब आएगा, लेकिन 0.5 नहीं आएगा। 24 ग्राम मैग्नीशियम, 24 ग्राम ऊपर आएगा, मैग्नीशियम का मोलर मास कितना होगा 24। तो इसका मतलब है इसका मान कितना मोल आएगा, 1 मोल आएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है स्टूडेंट्स, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है भाई, which of the following statement is incorrect। पहला, the mass of 1 mole Cl2 gas is 35.5 gram, 1 mole of H2 contains 6.022 exponent 23 molecules of H2। अच्छा दूसरी स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, क्या कह रहा है, 1 मोल H2 गैस जो है कंटेन करती है इतने मॉलिक्यूल। सही बात है ये, क्या 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं? तो आपका जवाब आना चाहिए सर बिल्कुल, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल एवोगैड्रोस नंबर के ही बराबर होता है। इसका मतलब ये तो करेक्ट बात कर रहा है। नंबर ऑफ एटम्स इन 23 ग्राम Na, 24 ग्राम Na, मैग्नीशियम आर इक्वल। नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा है ना, किसकी बात कर रहे थे, नंबर ऑफ एटम्स, वही वाली बात हो गई।
नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, बराबर। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लें भाई इसके फटाफट। तो एन है 23 ग्राम, एन है ना, तो 23 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है 23 होता है। 23 को 23 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 1। नंबर ऑफ मोल्स तो एन के कितना आएगा 1। तो आया जरा उसके बाद कितने दिया था मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का कितना था 24, मोलर मास कितना होता है 24, डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा 1। मतलब ये वाली बात तो उसने सही कही कि नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, बराबर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या है, बराबर। ये तीसरी बात भी सही है। 1 moles of O2 at STP occupy 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम। कह रहा है कि O2 गैस का वॉल्यूम जो ऑक्युपाई करता है STP वो कितना होता है 22.4। क्या ये बात सही है? तो आप बोलेंगे सर ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी गैस का एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है। तो सर कौन सी गलत हुई फिर? पहला वाला ऑप्शन। सर क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि मास निकालो 1 मोल Cl2 का। आपसे अगर मैं कहूं कि Cl2 का जरा मोलर मास तो निकालो, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर क्लोरीन का मोलर मास कितना होता है 35.5, कितने एटम है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 71। इसका मतलब तो ये है कि क्लोरीन का एक मोल का मास कितना होना चाहिए 71 ग्राम पर मोल, लेकिन यहाँ कितना दिया हुआ 35.5 ग्राम। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही ऑप्शन होगा इस एमसीक्यू का। छठा, सॉरी सातवां सही है, छठा। फॉर एवोगैड्रोस नंबर दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें पता लगाना है कि किसके लिए कौन सी स्टेटमेंट गलत है एवोगैड्रो नंबर के लिए। पहली बात, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। यही हमने बताया था, किसी भी मोल के एक मोल का जो बराबर होता है किसके, एवोगैड्रो नंबर के। बिल्कुल सही बात है। इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज 6.02 एक्सपोनेंट 23। बिल्कुल सही बात है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 6.022 एक्सपोनेंट 23। तीसरी बात, इट्स वैल्यू चेंज इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो एक बात अपने ध्यान में बिठाएं, एवोगैड्रोस नंबर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बात याद रखिएगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आखिरी वाला भी पढ़ लेते हैं, इट्स वैल्यू चेंज इफ द नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस। लाजमी सी बात है, जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास एवोगैड्रो नंबर भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। एक मोल के लिए 6.02, 2 मोल के लिए 6.022 नहीं होगा, इसका डबल हो जाएगा। 3 मोल के लिए 3 टाइम हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7वां, द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन। तो भाई नंबर ऑफ मोल्स बताने जिसमें सबसे ज्यादा कम हो गए। स्टूडेंट आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला भी तो होता है, क्या होता है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। यही होता है ना। चले आए जरा कैलकुलेट करते हैं। पहला पार्ट 1। अच्छा सिंपल सी बात है, जिस सब्सटेंस का वॉल्यूम सबसे कम होगा तो उसको 22.4 से डिवाइड करेंगे तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, सबसे कम आएंगे। तो कैलकुलेट करने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चेक करते हैं किसका वॉल्यूम सबसे कम है। तो आप बोलेंगे सर 1 है, 5 है, 10 है, 22.4 है, तो सबसे कम वॉल्यूम किसका 1। तो 1 को जब 22.4 से डिवाइड करेंगे सबसे छोटा आंसर आएगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट। थोड़ा स्मार्टनेस से भी काम करेंगे ना, हर चीज कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है। आगे क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ एटम्स इन द 60 ग्राम ऑफ कार्बन आर। नंबर ऑफ एटम्स निकालने 60 ग्राम कार्बन में कितने होंगे। तो आए जरा नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला कहां गया हमारा नंबर ऑफ एटम वाला फॉर्मूला ये रहा भाई। आ जा जरा। तो नंबर ऑफ एटम किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो वो क्या कह रहा था भाई, 60 ग्राम कार्बन है ना। हाँ भाई 60 ग्राम कार्बन। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहां से हमारे पास मास कितना दिया हुआ 60 का, मोलर मास कितना 12 बंदा 12 5 जा 60। तो 6.02 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 से, तो 6 5 का कितना हो जाएगा 30। तो आंसर 30 के करीब आना चाहिए। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहां पर हमारे पास 6 5 जा 30, तो यहां पर हमारे पास मतलब इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए, हमारे पास बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहां पर हम बी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं भाई फटाफट। चले भाई आगे वाला एमसीक्यू। आगे वाला क्या कह रहा है भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सैंपल ऑफ द गैस। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्टूडेंट, चाहे वो क्या है नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी चाहे वो क्या है नंबर ऑफ एटम्स, चाहे वो क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर्मूला यही रहता है भाई। ये फॉर्मूला किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पर। तो आए जरा देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा था, जिसके पास नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे
जिसके बाद नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे तो याद रखिएगा उसका नंबर ऑफ एटम भी ज्यादा आएगा। मैं आपको आसान जबान में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए भाई, आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो भाई देखें ध्यान से, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर था, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ऐसा ही है ना, बिल्कुल। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो जिसका हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो याद रखिएगा उसका मोलर मास सबसे क्या होना चाहिए, कम। तो जिसका मोलर मास सबसे कम होगा उसका नंबर ऑफ एटम भी क्या होंगे, ज्यादा। तो भाई आ जाए जरा, मोलर मास किसका कम दिया हुआ चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास, तब आप बोलेंगे सर यहाँ तो 100 ग्राम, सबका 100 ग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको मोलर मास देखना है। क्या देखना है, क्योंकि मास सबका क्या है, कांस्टेंट। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस पे डिपेंड करेंगे, मोलर मास के ऊपर। तो यहाँ मोलर मास क्या है भाई, मोलर मास सबका कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑक्सीजन का कितना होता है 32, मीथेन का कितना होता है हमारे पास, कार्बन 12 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, 16 हो जाएगा। तो CO2 का कितना होता है 44 और Cl2 का कितना होता है 35.5। तो सबसे ज्यादा किसका है भाई, सबसे कम हमें चाहिए ना, सबसे कम जिसका होगा वो इसी के नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे। तो सबसे कम किसका आ रहा है, मिथेन का आ रहा है। इसका मतलब मिथेन हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी मतलब हमारा क्या होगा, करेक्ट। क्योंकि मिथेन के अंदर कितने आ रहे हैं 16, तो 16 इसमें सबसे कम है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। आखिरी, जनरल एक्चुअल यील्ड इज ग्रेटर देन थ्योरेटिकल यील्ड, लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, इक्वल टू हाइपोथेटिकल, इक्वल टू थ्योरेटिकल यील्ड और समटाइम ग्रेटर एंड समटाइम लेस देन थ्योरेटिकल। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि हम प्रैक्टिकल जो यील्ड निकालते हैं वो हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम आती है, सही है ना। तो इसीलिए जब इसका फॉर्मूला बनता है ना, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड ऊपर आती है, थ्योरेटिकल यील्ड नीचे आती है। तो जो भी वैल्यू नीचे आती है ना, वो उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। जब आप अपनी परसेंटेज निकालते हैं तो आप क्या लिखते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड ऊपर आता है और टोटल मार्क्स नीचे आते हैं। तो ज्यादा वाले मार्क्स हमेशा कहाँ आते हैं, नीचे। तो यहाँ से भी आपको याद रहना चाहिए कि थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज्यादा होंगी प्रैक्टिकल यील्ड से। तो यहाँ से अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे हमेशा ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट, तो लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। तो यहाँ से आगे स्टूडेंट हमने आज के चैप्टर नंबर 1 के MCQs को सॉल्व कर लिया। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ऑल पे जरूर करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।